वेलकम बैक नाजरीन। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसा जो कि इंतहाई अफसोसनाक था, जिस पे जितना अफसोस किया जाए उस फैमिली के साथ जितना इजहार ताज़ियत किया जाए वो उतना कम होगा। इसी सिलसिले में प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ आरिफ साहब, मकतूला आमना के चचा हैं, उनसे बात करते हैं। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है सेगमेंट में आयशा नुमान साहब, एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो सर, इंतहाई दुख और अफसोसनाक ये वाक़या है। मतलब इसकी जितनी भी ताज़ियत आपके साथ की जाए, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इस वक्त मुलजिमा के बारे में सभी बात कर रहे हैं, मुझे ज़रा मकतूला के बारे में बताइएगा। आमना के सुना है कि बड़े ख्वाब थे, वो अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत ख्वाब उसने देखे हुए थे, घर वालों को लेके। क्या था वालिद और बेटी का रिश्ता, कैसा था, किस तरह की ज़िंदगी थी, उसके बारे में सबसे पहले बता दें। देखिए, वालिद और जो बेटी के दरमियान जो है बड़ी, जैसे कि आपको सबको ही पता है, दुनिया में आम है ये कि जो है बाप के लिए बेटियां बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वही रिश्ता उनके दरमियान भी था। और जो है उसको स्कूल से लेके आना और स्कूल छोड़ना, ये बचपन से जो है ये इनके वालिद ये जो है काम करते थे। बैंड वगैरह में लगाने के बजाय खुद ही स्कूल छोड़ना, कॉलेज ले जाना, कॉलेज लेके वापस आना। फिर 4 साल ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही हैं, जहाँ से इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स किया और फिर स्टैटिस्टिक्स में ही मास्टर्स किया। तो 4 साल यूनिवर्सिटी लेके जाना, लेकर आना, मुख्तलिफ औकात में यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स आपको पता ही है कैसे होते हैं। उसके बावजूद इनके वालिद जो है मुतवातिर जो है ये फराइज अंजाम देते रहते थे। उसके बाद जो है ये बच्ची जो है, इसकी नौकरी हो गई थी एक बहुत अच्छी सी कराची की जो है, बल्कि पाकिस्तान की लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है सिस्टम लिमिटेड, वहाँ पे इनकी जॉब थी। वहाँ ये जॉब करी थी और वहीं से, और उसी दौरान जो है वो साथ साथ अपनी MBA भी कर रही थी और MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स वो कर रही थी, जिसका जो डिग्री इनकी 17 सितंबर को मुकम्मल हो जानी थी। 17 सितंबर को इनका वाइवा था, आखिरी प्रोजेक्ट था, और उसके बाद जो है इनकी ये मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो जानी थी। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में ट्रेनी कंसल्टेंट थी, तो वहाँ पे जो है डिग्री मुकम्मल हो जाने के बाद इनकी प्रमोशन भी होनी थी, जो कि कंसल्टेंट की पोजीशन पे चली जाती है। तो इनके अब्बा जो थे वो इमरान आरिफ, उस 19 तारीख की शाम को जो है उसको, बेटी को अपने जॉब जब खत्म हो गई थी तो उसको वहाँ से पिक करके घर की तरफ आ रहे थे, और सर्विस लेन के जरिए से होते हुए जो है वो आ रहे थे। वो सर्विस लेन में दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं, और जो है ये कराची की जो है वन ऑफ द वेरी VIP एरिया, जहाँ पे उल्टे हाथ पे PMLN हाउस का जो है वो है वहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सारी जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं और जो बिजनेसमैन हैं, इनकी जो है ना रिहाइशें हैं यहाँ पे। तो और थोड़े से फासले पे ही आवान हॉस्पिटल भी है, नेशनल स्टेडियम भी है। तो इंतहाई मसरूफ रोड होती है, इसकी जो मेन रोड होती है। तो सर्विस लेन पे जो है ये सफर कर रहे थे, जिनको गाड़ी ने जो है तकरीबन 100 या 100 की रफ्तार से ज्यादा की रफ्तार से V8 ने जाके जो है इनको पीछे से हिट किया। वो मैं कल खुद भी मैं उस जगह पे गया था, कि जो एनी शाहिद थे उनसे शाहिदों से मैंने गुफ्तगू की। तो मुझे जो है जिस जगह पे इन्होंने बताया कि जिस जगह ये गाड़ी ने इनको मोटरसाइकिल को हिट किया है, वहां से कोई 50 मीटर दूर जाके ये लोग गिरे हैं दोनों, बाप और मतलब ये मेरा भाई इमरान आरिफ और मेरी भतीजी आमना। और वो जो वहाँ पे चौकीदार थे और गार्ड वगैरह थे, उन्होंने तो ये बात बताई थी कि जो बड़े साहब जो थे वो तो जमीन पे गिरने से पहले ही जाँ बाप हो गए थे, क्योंकि जमीन पे गिरने के बाद वो लम्हे भर के लिए भी जो है उन्होंने उंगली भी नहीं हिलाई थी। जबकि भतीजी थी वो उसके आखिरी जो है सांसें चल रही थी, लेकिन जो है हमारे जो पुलिस वाले और रेंजर्स वाले जो थे, वो साहिबा को आप देखेंगे कि जो है, जब अगर आपके पास फुटेज आपने देखी होगी, गाड़ी जब उल्टी है तो काफी देर बाद वो जो है साहिबा जो है गाड़ी में से निकाली गया है, उनको वहां से लोगों ने निकाला है। ये गाड़ी पलटी उस वक्त है जिस वक्त वो हिट कर चुकी थी वो मोटरसाइकिल को, और उतनी तमाम देर के लिए वो जो है दोनों सड़क पे पड़े रहे, मेरा भाई और मेरी जो भतीजी सड़क पे पड़ी रही। साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके भाई की तो मौका पे डेथ हो गई, जो आमना थी उसकी सांसें चल रही थी
और उसको हॉस्पिटल भिजवाने की बजाय, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बजाय, उसको वो जो मुल्जिम है उसको रेस्क्यू किया जा रहा था, उसको गाड़ी से निकाला जा रहा था रेंजर्स की जानिब से। जी, रेंजर्स वगैरह और जो है गाड़ियां, जी उसको रेस्क्यू किया जा रहा था। और वो जो है वो नौजवान, आपने फुटेज भी देखी होगी, वो नौजवान जो बहादुर नौजवान था जिसने आखिर में, और ये साहिबा गाड़ी से उतरने के बाद इन्होंने जो है वहाँ पे जो मौजूद जो लोग थे बिल्कुल सेफ थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी गाड़ी चला रही थी, एयर बैग थे, उसके अंदर प्रोटेक्शन सारी थी उसमें, जिसमें इनकी पूरी बचत हो गई। लेकिन अल्लाह ने भी इनको शायद इसीलिए जिंदा रखा है ताकि इनको जो है ये पूरे मुआशरे में ये मिसाल कायम हो सके कि जो है जालिम इस दफा जो है दियत की चक्कर में और पैसे दिला के, डरा के, धमका के बचने वाला नहीं है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं इम्तियाज साहब, एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। मुझे ये बताएगा कि ये जो मुल्जिमा निताशा है, उसके अहले खाना की जानिब से, उसकी फैमिली की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता किया हो, किसी ने अफसोस किया हो, या इस मामले के हवाले से पुलिस की जानिब से या उसकी फैमिली की जानिब से किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा? नॉर्मली तो इस तरह के वाक़यात में ऐसा होता है। देखिए इस वक्त जो है इनके वकील जो है ये देखिए हमारी जिंदगी में ये पहला मौका था कि जो है हमें कोर्ट के और ये जो है थानों के लिए जो है अब कोशिशें करनी पड़ रही हैं। हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी एक प्रोफेसर हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में, तो है और मैं एक यूनिवर्सिटी में तालीम देता हूँ और मेरे कुछ दुनिया से मेरे स्टूडेंट जो है वो मुझे इस वक्त जो है इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। तो मुझे बताने का मकसद ये था कि जो है हम, लेकिन हमारा कभी भी थानों वगैरह का चक्कर नहीं लगा। मैं इसके मजीद इसके बारे में बात बताऊं कि जो हुकूमती जो लोग हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे हमारे घर, भाई के घर पे, उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट दी है। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी सपोर्ट की मौजूदगी में और कुछ अल्लाह के ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी सपोर्ट करने का वादा किया है। और साहब हमारी भी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। लेकिन आपके एक स्टेटमेंट मैंने सुनी, एक निजी चैनल से आप बात कर रहे थे, उसमें आप बात कर रहे थे कि कोई कॉल आई थी शायद आपको जिसमें कोई धमकी थी, स्टूडेंट बन के शायद किसी ने कोई कॉल की थी। वो एक ही कॉल थी या उसके बाद भी इस तरह की कोई कॉल्स आई और आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? देखिए वो जो है मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया, क्योंकि वो जो शख्स जो था जो मुझे कॉल कर रहा था और कह रहा था कि वो मेरा जो है तालिब इल्म रह चुका है, वो मुझे इस किस्म के जुमले कह रहा था कि सर ये लोग बड़े मुश्किल लोग हैं, ये लोग जो है उठा लेते हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे क्या इन बिटवीन द लाइन धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उस वक्त का कराची का रहने वाला हूँ, जो मैं कराची से ही हमारी पैदाइश हुई और इस उम्र तक हम पहुंचे हैं। तो यहाँ के हालात जो है हमने वाले वक्त 1980 से लेके 1995 और उसके बाद का सारा वक्त हमने यहाँ पे देखा है। किसी को धमकी दी जाती थी तो इन्हीं अल्फाजों में धमकियां दी जाती थी और डराया और धमकाया जाता था। तो इसलिए जो है मेरा दिमाग उस तरफ गया कि जो है शायद ये जो है मुझे डराने धमकाने के लिए जो है कोई कॉल आई है। तो मैंने बेनिफिट फर्स्ट कॉल थी तो मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। आई हैव नॉट रिपोर्टेड अबाउट दैट नंबर, लेकिन उसके बाद जो है मुझे इस किस्म की कोई भी कॉल नहीं आई है। तो जो है शायद वो मेरा स्टूडेंट ही हो और मेरा कोई खैर हुआ ही हो और खुद जो है वो इतना डरा धमका सा नौजवान हो जो शायद मुझे भी इसी बात से आगाही कर दिलाना चाह रहा हो कि मैं भी जरा होशियार रहूं इन लोगों से। तो मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट की वजह से जो है इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है मुझे कोई भी इस किस्म की कोई कॉल वगैरह नहीं आई। हुकूमती इदारे जो है पुलिस की तरफ से डीआईजी साहब भी आज तशरीफ लाए थे मेरे भाई के, और उन्होंने जो है पूरी बड़ी जो है तफसील से बयान किया है कि केस किस तरफ को जा रहा है। तो माशाल्लाह से जो है यानी कि आप जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, आप उससे मुतमईन है? एफआईआर से भी आप मुतमईन है? कुछ मजीद दफात भी उसमें ऐड की गई हैं? जी, शुरू में जिस दिन जो फर्स्ट डे जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन जो है ऐसी दफात लगाई गई थी जिसमें जो है पहले ही पेशी पे जो है उनको जो है बेल मिल जानी थी। और लेकिन अल्लाह भला करे उन लोगों लेकिन अब तो 322 का इजाफा हो गया ना, वो तो नकाबले जमानत है। जी वही, ये तो उन नेक लोगों की वजह से, उन फरिश्तों की वजह से ये हुआ है कि 322 रात को ही लगी थे, रात को ही 322 लगी और सुबह जब कोर्ट में जब पेश किया गया तो उनको जेल कस्टडी कर दिया गया सीधा। और इंशाल्लाह अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 114 की भी दफा जो है वो ऐड हो और इतने एविडेंस मौजूद हैं कि 114 भी जो है वहाँ पे लग जाएगी। जो इंशाल्लाह ताला ये दोनों जब चीजें लग जाएंगी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हम कंटिन्यू करेंगे और फेटल एक्सीडेंट का जो प्रोसीडिंग है वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो है जिब्रान नासिर एक मशहूर हमारे लॉयर हैं पाकिस्तान के,
सुप्रीम कोर्ट तक की इनकी जो है लॉयरशिप है। तो वो हमारी जो है फेटल एक्सीडेंट का जो केस है उसको परसू करेंगे, और उजैर अली खान गौरी साहब जो है वो हमारा जो है ये सर एक आखिरी सवाल आपसे, इम्तियाज साहब एक आखिरी सवाल आपसे, आप इस केस को कंटिन्यू रखेंगे? आप चाहेंगे कि मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुंचे, या जैसे हमारे यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे केसेस में प्रेशराइज कर दिया जाता है फैमिलीज़ को, और वो चाहते ना चाहते भी उस प्रेशर में आ जाती हैं और वो मान जाती हैं, कुछ इस तरह के मामला भी हो सकते हैं? देखिए, आप जिस बात का अंदेशा का इजहार कर रही हैं, मेरे घर वाले भी कुछ इसी किस्म के अंदेशे में मुब्तला हैं, लेकिन जो है देखिए इस वक्त जो मैंने जो इरादा किया हुआ है, और इंसान जो है उतना ही उसके इरादे की पुख्तगी की गारंटी दे सकता है कि जितनी उसकी ज़िंदगी है। तो मैंने तो ये पूरा इरादा किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जो है इसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इनको सज़ा दिलाएंगे, और जो भी इनकी सज़ा बनती है वो वहाँ तक हम जाएंगे। और जहाँ तक रही बात के जो है अभी से मुझे मशवरे तो आ रहे हैं अपने लोगों से ही कि जो है छोड़ो, रहने दो, जाने दो, लेकिन इस तरीके से छोड़ो, रहने दो, जाने देने से मुआशरा नहीं बनेगा। मुआशरा बनाने के लिए जो है कोई ना कोई मिसाल कायम करनी पड़ेगी। कल निहाल हाशमी साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो निहाल हाशमी साहब ये कह रहे थे कि अगर आपने इरादा कर लिया है तो आप हिस्ट्री को लिखें। तो इंशाल्लाह ताला मेरा पूरा इरादा है कि इसको हम मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपके वक्त का, अपनी फीलिंग से भी हमें आगाह किया और बताया कि आप मुल्ज़िमों को वाकई में कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक मरतबा फिर से आपके और आपकी सारी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ताज़ियत करते हैं। आयशा साहिबा, माजरत, आपको इंतज़ार करना पड़ा। आयशा साहिबा, कहा पहले ये जा रहा था कि वो जहनी मरीज़ा हैं, उसके बाद जहनी मरीज़, जैसे कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में होता है, वकला कोशिश करते हैं कि उनको जहनी मरीज़ साबित करके सज़ा उसको बेल करवा दी जाए या उसकी सज़ा में कमी किसी तरह से हो जाए या सज़ा हो ही ना। लेकिन इस तरह के सोसाइटीज़ में, इस तरह के माशरे में ये जो इशराफिया है, क्या वाकई हमेशा से जहनी मरीज़ का ढांचा ढाल के तो क्या आम आदमी को ऐसे ही रौंदती जाएगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं इम्तियाज आरिफ साहब की मैंने सारी गुफ्तगू सुनी, बहुत ही हौसला अफजा गुफ्तगू है। खास तौर पे उनका एक जुमला जो उन्होंने बोला कि मिसाल कायम करनी पड़ेगी, जी बहुत ही उम्दा बात की। इसके लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और ताकत भी चाहिए। ताकत सिर्फ पैसे की या फिर किसी कुर्सी की नहीं होती, ताकत ईमान की भी होती है और इस्तकामत की भी होती है। और अल्लाह ताला आपको वो इस्तकामत जो है वो अता करे, और मेरी दुआ है कि मकतूलीन को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में माजरत के साथ माजी में मिसालें भरी पड़ी हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी जालिम को जो है वो सजा नहीं हुई और मजलूम को कभी इंसाफ नहीं मिला। मैं सबसे पहले हवाला देना चाहूंगी, आपको याद होगा टेलीविजन स्क्रीन पे भी बाकायदा तौर पे दिखाया गया था कि कोयटा में एक एमपीए ने सरेआम जो है वो एक कांस्टेबल को कुचल दिया था तेज रफ्तारी के बायस। उसकी वजह क्या थी आज तक मालूम नहीं हो सकी। और जनाब फिर उसके बाद हाजिर सर्विस एक जज थे, उनकी बेटी ने भी किसी को कुचल दिया था। उसके बाद जनाब कशमाला तारिक साहिबा जो कि जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके बेटे ने भी कुछ अरसा पहले ही जो है वो काफी लोगों को कुचल दिया था, तेज रफ्तारी का बहाना बनाया गया था। नताशा आरिफ भी सेम यही केस है, सॉरी नताशा दानिश, सॉरी ये सेम केस है। बहुत बड़ा ग्रुप है जिससे इनका ताल्लुक है और इनकी माशाल्लाह एक आईपीपीएस कंपनी भी है इनके शौहर की और काफी असर और रसूख है। लेकिन जनाब अब सोचना ये है कि इस वक्त जो है वो कौन जो है इस मिसाल को कायम करेगा। क्या हुकूमत वक्त जो है वो ये हौसला कर पाएगी? मुझे माजरत के साथ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसी मिसाल कायम नहीं की गई। और अगर हम ये कहें कि जो जालिम है वो कहीं मजलूम को दबाने की कोशिश ना करे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि दियत के बारे में भी जो है मामला तय पाए जा रहे हैं। अब ये इसके अंदर कितनी हकीकत है ये इम्तियाज आरिफ साहब ने अभी अपनी गुफ्तगू के दरमियान जो है खुद ही बता दिया जी। लेकिन हुकूमत वक्त जो है अगर इस केस को सुनना चाहे, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहे तो मेरिट पर जो फैसला आना चाहिए वो यकीनी तौर पर नताशा दानिश जो है वो सजा की मुर्तकिब पाएंगे। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि नताशा दानिश जो कि अब तक जो है वो जहनी मरीजा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनसे ये गुनाह सरजद हुआ है तो जनाब वो जहनी मरीजा करार पाई है। दरअसल पाकिस्तान में एक रविश है
कि जब भी किसी को भगाना होता है, जब भी किसी को रिलीफ देना होता है, या तो उसकी प्लेटें गिरा देते हैं, या फिर उसकी कमर दर्द का बहाना बन जाता है, या फिर उसको ज़हनी मरीज करार दे दिया जाता है। अगर वो ज़हनी मरीज थी तो उनके पास यूके का लाइसेंस कैसे था? सबसे पहला सवाल तो ये। और वो यूके का लाइसेंस जो था वो लाइसेंस टू ड्राइव था या लाइसेंस टू किल था? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूके में लाइसेंस टू ड्राइव था, मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। जो मौजूदा सूरत हाल है, यूके में लाइसेंस टू ड्राइव था, पाकिस्तान में लाइसेंस टू किल था, क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस उनके पास मौजूद नहीं है। और यूके का भी इंटरनेशनल लाइसेंस, उनके वकील की जो मैंने सुनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि यूके का इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था, मुकामी लाइसेंस था, लोकल लाइसेंस था। भले से लोकल लाइसेंस था, लेकिन उनको लाइसेंस इश्यू तो किया गया ना। अब एक बंदी प्रॉपरली जो है वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है तो उसको कैसे लाइसेंस? और दूसरा सवाल ये कि जब आपको पता है कि एक बंदी साइकोसिस से गुजर रही है, एक ट्रॉमा से गुजर रही है, तो उसकी फैमिली के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने कैसे उसको गाड़ी जो है वो हैंड ओवर कर दी, और जनाब उन्होंने सरेरात जो है वो 6 लोगों को कुचल दिया, और आपके पास ये बहाना है जी। पुलिस जो है, मुझे पुलिस का किरदार इसमें बहुत ज्यादा मशकूक नजर आ रहा है। उन्होंने सबसे पहले जो उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की, उन्होंने बोला जी वो लोग गाड़ी से टकराए थे, जिस पर जो है ये कंफ्यूज हो गई, इन्होंने ब्रेक दबाने की बजाय एक्सेलरेटर को दबा दिया, और जनाब इस तरह से जो है ये हादसा पेश आया। अब अगर वो बंदी नशे में थी, अरे भाई आप मानिए तो सही ना कि कुछ मसला था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। 6 लोग यहाँ पर जिंदगी और मौत की कश्मकश से, 2 लोग सॉरी जान बहक हो चुके हैं। बाकी के सीसीटीवी फुटेज ने साबित कर दी ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए पाकिस्तान में ये रवाज है। देखिए इतनी जल्दी जो है वो रेस्क्यू नहीं शुरू किया जाता जितनी जल्दी जो है यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस पहुंची है। किस तरह से उनको सेफ गार्ड किया गया है, ये पूरी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। मैं तो सलाम पेश करूंगी उस बहादुर नौजवान को जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वहां पर आवाज उठाई है। लेकिन अगर पुलिस और रेंजर्स की बस में होता तो वो रातों रात उनको जनाब यहाँ से फरार भी करवा चुकी होती। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आयशा, मुझे ये बता दें कि इस वक्त लैंड क्रूजर वर्सेस साइकिल रैली, आपको लगता है कि आम आदमी को, या जाहिर सी बात है ये आम आदमी है, आमना उसके वालिद साहब जो थे इमरान वो भी आम आदमी थे, इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद थोड़ी सी की जा सकती है। देखिए मैंने इस फैमिली के बारे में जो सुना, यकीन करिए मैं बहुत ज्यादा दिल गरिफ्ता हुई कि एक शख्स ने किस तरह से, वो कहते हैं ना पापड़ बेल बेल कर अपनी औलाद को पढ़ाना, एक अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब गरीब शख्स में। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा यही होता है, पाकिस्तान के गरीबों के साथ हमेशा यही होता है कि जब कोई परवान चढ़ने लगता है यहाँ पर कोई जालिम लुटेरा हुक्मरान जो है आकर उसके ख्वाब छीन लेता है, उसके ख्वाबों को चिकना शुरू कर देता है। और आमना आरिफ के साथ भी यही हुआ। मैं पुरजोर अपील करती हूँ अपने सिटिंग का चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर जो है खुद नोटिस लें और इस केस को सुने और इसको मेरिट की बुनियाद पर सुने। इस केस को मेरिट की बुनियाद पर सुना जाए और डेफिनेटली जो इसके असली किरदार हैं उनको गैफे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।